हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरमेंट आईएएस न्यूज़पेपर एनालिसिस। टॉपिक 1, पेटीएम पर न्यूज़ आई है, काफ़ी वायरल और ट्रेंडिंग हो रही है। पेटीएम की जो फाउंडिंग कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन और इस जो पेरेंट कंपनी है पेटीएम की उसके फाउंडर का नाम है विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा का कल स्टेटमेंट आया है, पेटीएम में एम्प्लॉय का ले ऑफ किया जा रहा है, यानी कि कई सारे एम्प्लॉय जो है पेटीएम छोड़ के जा रहे हैं या उनको जॉब से निकाला जा रहा है, इंक्लूडिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉय है वो भी कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। उस पर विजय शेखर शर्मा ने ये कहा है कि जो टॉप लेवल एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं हम उनकी हेल्प भी कर रहे हैं दूसरी जगह उनके प्लेसमेंट के लिए, और पेटीएम में जो एम्प्लॉय साइज है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है, तो इसको लेके उन्होंने दुख भी जताया था और उन्होंने कहा था ऑल इज वेल। तो ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था। अब पेटीएम के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम सब पेटीएम यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कि हम पेटीएम वॉलेट को अब यूज़ नहीं कर पाते। पेटीएम वॉलेट में अगर आपका बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप उसको कहीं पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन अब वॉलेट में मनी ऐड नहीं कर सकते। कई सारे लोग जो है क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में मनी ऐड करते थे, वो नहीं कर सकते। तो पेटीएम वॉलेट के ट्रांजैक्शन को ऑलमोस्ट आरबीआई ने खत्म कर दिया है, एक्सक्लूडिंग योर एग्जिस्टिंग अमाउंट इन पेटीएम वॉलेट। इसके अलावा पेटीएम के ऊपर बहुत सारे और जो है आरबीआई ने बहुत सारी स्क्रूटनी की थी पेटीएम की, और ये पता चला था कि पेटीएम जो है केवाईसी नॉर्म्स को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करता, ऑडिटिंग जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया, और आरबीआई के जो डायरेक्शंस थे उनको फॉलो नहीं किया। इसकी वजह से पेटीएम पर काफी सारी कार्रवाई की गई। तो ये विजय शेखर शर्मा फ्रॉम पेटीएम। इम्पैक्ट ऑन रेगुलरी चेंज ऑन पेटीएम पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो आरबीआई ने काफी सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, वर्कर रिड्यूस कर दिए हैं, लगभग 3500 के करीब जो स्टाफ है, जो सेल्स टीम का स्टाफ था वो पेटीएम से इन्होंने रिजाइन कर दिया है, इनको ले ऑफ कर दिया है, या तो 36,521 अब स्टाफ बचा हुआ है पेटीएम में। तो ये डे बाय डे जो है रिड्यूस हुए जा रहा है। टॉपिक नंबर 2, अवतार मूवी और टाइटैनिक मूवी के जो प्रोड्यूसर है उनका नाम है जॉन लैंडाउ। ये रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है 63 इयर्स की एज में। ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर है। आप जानते हो कि अवतार मूवी एक टाइप का रिवोल्यूशन लेके आई थी हॉलीवुड मूवीज में, जिसने टेक्नोलॉजी को मूवी में काफी हाईएस्ट लेवल पर ले गई थी। वहां पर जो ग्राफिक्स थे, एनिमेशन थे, सिनेमेटोग्राफी थी, वो वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल थी, और हॉलीवुड में एक तरीके का लैंडमार्क कहा जाता है अवतार मूवी को। टाइटैनिक बहुत बड़ी हिट मूवी रही है, टाइटैनिक को 11 ऑस्कर अवार्ड मिले थे। तो उसी मूवी के प्रोड्यूसर और अवतार के प्रोड्यूसर जॉन लैंडाउ की डेथ हो गई है, और लियोनार्डो डिकैप्रियो जो टाइटैनिक मूवी में लीड एक्टर थे, उन्होंने अपना जो ग्रेटिट्यूड जो है व्यक्त किया है, अपनी सांत्वना जो है व्यक्त की है जॉन लैंडाउ के लिए। तो ये टॉपिक भी काफी ट्रेंड हो रहा है। जॉन लैंडाउस सिनेमैटिक लेगेसी टाइटैनिक 97 में बनाई, 11 एकेडमिक अवार्ड्स या मिले इस मूवी को। अवतार 2009 में बनाई, जिसने 3D टेक्नोलॉजी को रिवोल्यूशनाइज किया, और हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर इनका इम्पैक्ट जो है, मेन कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने टेक्नोलॉजिकल बाउंड्रीज जो मूवी बनाने की होती है उसको पुश किया। आप ये देखो, अब जो मूवी बन रही है अवतार के बाद में, उसमें काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी, काफी विजुअल इफेक्ट और स्टोरी टेलिंग पर इनका फोकस था। तो एक लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन इनका है। नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 3, जगन्नाथ रथ यात्रा। तो कल यानी रविवार के दिन और शनिवार के दिन 7 और 8 तारीख को, 7th एंड 8th जुलाई को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। सो सेलिब्रेशन एनुअली इन पुरी उड़ीसा, इलेबोरेट प्रोसेशन ऑफ डेटी इन कोलोसस चैरियट। तो रथ में बिठाकर भगवान जगन्नाथ की 9 दिन की यात्रा की शुरुआत हो गई है, और उड़ीसा के पुरी में इस यात्रा को शुरू किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या किया जाता है। फेस्टिवल जो है 7 जुलाई को शुरू हुआ है। ऑस्पिशियस टाइमिंग है तो सुबह 4:26 पर ये यात्रा की शुरुआत हुई। 9 दिन की ये यात्रा है, और
इसका जो ड्यूरेशन है वो 9 डेज का है। इस यात्रा में क्या किया जाता है, भगवान जगन्नाथ को एक रथ में बिठाया जाता है और पुरी के मंदिर से ले जाकर एक दूसरे टेम्पल पर ले जाया जाता है। वहां पर जो मूर्ति है भगवान जगन्नाथ की, वो 9 दिन तक वहीं पर रखा जाता है और 9वें दिन इनको दोबारा जगन्नाथपुरी के मंदिर में लाया जाता है। तो क्या है सेक्रेड जर्नी, स्टार्टिंग पॉइंट तो जगन्नाथ मंदिर है पुरी का, उसके बाद डेस्टिनेशन क्या है, गुंडीचा टेम्पल जो पुरी मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है, वहां पर ले जाया जाता है। इस रथ यात्रा में लाखों भारतीय लोग, इनफैक्ट विदेशों से बहुत सारे लोग आते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये एनुअल फेस्टिवल है, साल में एक बार होता है। और जो डेटी है उनको वो 9 दिन तक गुंडीचा टेम्पल में इनको रखा जाता है। और ये जर्नी जो है इस बात का प्रतीक है कि भगवान का वेकेशन है। इट सिंबलाइज एनुअल वेकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी टू डेवोटी। तो एक वेकेशन का सिंबल है ये, और इसको इस फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा हिस्टोरिकल ओरिजिन कब से शुरुआत हुई, तो ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 12वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में हुई थी। माइथोलॉजिकल इसके रूट्स है, जहां पर ऐसा माना जाता है कुछ किंवदंतियों में, कुछ कहानियों में, कि भगवान कृष्ण जो है अपने मदर के बर्थ प्लेस, यानी जहां पर भगवान कृष्ण की माता जी का जन्म हुआ था, उस प्लेस को विजिट किया था। तब से ये रथ यात्रा की शुरुआत हुई। और जो उड़ीसा के राजा, चाहे वो गजपति राजा हो, उन्होंने इस जगन्नाथ रथ यात्रा को पेट्रोनेज दिया है, इसको जो है प्रमोट किया है, इसको बढ़ावा दिया, इसको एनकरेज किया है। डिवाइन ट्रिनिटी, तो यहाँ पर 3 भगवान, 3 देवता या देवियों को मुख्य रूप से माना जाता है। भगवान जगन्नाथ जो भगवान कृष्ण का जिनको रूप माना जाता है, भगवान कृष्ण के भाई बलराम जिनको यहाँ पर लॉर्ड बलभद्र कहा जाता है। और बलराम जो है, हमेशा से आपने देखा होगा भगवान बलराम के पास एक रथ रहता है, एक हल रहता है, यानी कि कृषकों या एग्रीकल्चर के प्रतीक है वो। तो स्ट्रेंथ और एग्रीकल्चर के प्रतीक उनको माना जाता है। गोडेस सुभद्रा, तो भगवान कृष्ण की बहन, यानी कि डिवाइन सिस्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो भगवान जगन्नाथ यानी भगवान कृष्ण, भगवान बलभद्र यानी कि बलराम, और गोडेस सुभद्रा यानी भगवान कृष्ण की बहन, इन तीनों को रथ में बिठाया जाता है और जगन्नाथ यात्रा कराई जाती है। इसके प्रिपरेशन कैसे की जाती है, तो रथ को स्नान कराया जाता है, रथ स्नाना, सबसे पहले रथ को स्नान कराया जाता है। रथ की प्रतिष्ठा की जाती है, तो प्रतिष्ठा करने के लिए मंत्रोच्चारण किया जाता है, पूजा की जाती है, तो प्रतिष्ठा की जाती है। उसके बाद में रथ को जो है सजाया जाता है और उसके बाद में जो है रथ यात्रा की शुरुआत होती है। रिटर्न जर्नी और कंक्लूजन क्या होता है, तो बहुधा यात्रा के द्वारा ये रिटर्न जर्नी की जाती है 9 दिन के बाद में। और स्वर्ण भेषा, स्वर्ण भेषा का मतलब है सोने के आभूषण से भगवान, जो रिटर्न जर्नी में सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं भगवान को, और दोबारा जगन्नाथपुरी के मंदिर में इनको लाया जाता है। नीलाद्रि विजया, नीलाद्रि विजय एक प्रथा है जिसमें जिस रथ में इनको बिठाया के लाया जाता है, उस रथ को तोड़ा जाता है, डिसमेंटल किया जाता है, और इस डिसमेंटलिंग के साथ में ये माना जाता है कि ये रथ यात्रा पूर्ण हो गई है। और रिन्यूड प्रॉमिस, यानी कि अगले साल का यत्न लिया जाता है कि हम अगले साल दोबारा ये रथ यात्रा जो है पूर्ण करेंगे। तो अलग अलग कस्टम के थ्रू इस रथ यात्रा को पूरा किया जाता है। टॉपिक नंबर 4, टर्कीज स्ट्रे डॉग डिलेमा। तो तुर्की एक देश का नाम सुना होगा आपने, और जो स्ट्रे डॉग है, यानी कि वो कुत्ते जो पालतू कुत्ते नहीं हैं, तो तुर्की में एक टॉपिक चल रहा है कि वहां पर 4 मिलियन ऐसे स्ट्रे डॉग है जो पालतू नहीं है। उन डॉग के क्यूलिंग की, यानी कि उनकी हत्या करने का या मास लेवल पर उनको मारने का एक डिबेट चल रहा है कि क्या ऐसा करना चाहिए। तो बड़ा सरप्राइजिंग टॉपिक चल रहा है। ये एस्टिमेटेड 4 मिलियन स्ट्रे डॉग है तुर्की में। और प्रेसिडेंट जो है
एर्डोगन की रूलिंग पार्टी ये प्लान एक्सप्लोर कर रही है कि क्या मास लेवल पर इनकी क्यूलिंग की जाए, क्या 4 बिलियन कुत्तों को मार दिया जाए। इस तरह की डिबेट चल रही है और काफी जो एक्टिविस्ट है और आम जनता भी इसको अपोज कर रही है। प्रपोजल क्या है, तो बेसिकली सरकार का प्रपोजल है कि ये सारे जो स्ट्रे डॉग है 4 बिलियन, इनको सबसे पहले तो पकड़ लिया जाए। दूसरा, इनको स्टेरिलाइजेशन किया जाए। स्टेरिलाइजेशन का मतलब बांझ बना दिया जाए, इनके और जो है बच्चे पैदा नहीं हो सके, इनको स्टेरिलाइज कर दो सबको। और फिर 30 दिन का टाइम पीरियड दो कि कोई अगर इनको अडॉप्ट करना चाहे तो अडॉप्ट कर लो। तो 30 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा अडॉप्टेशन के लिए। उसके बाद में अगर अडॉप्ट नहीं किया 4 मिलियन में से, मान लिया 3 मिलियन को अडॉप्ट नहीं किया, तो 3 मिलियन जो डॉग्स है उनको यूथेनेसिया दिया जाए, यूथेनाइज किया जाए। यूथेनाइज का मतलब होता है मर्सी किलिंग, या एक तरीके से उनको इंजेक्शन लगा के मार दिया जाए। तो हाईली सरप्राइजिंग एक डिबेट चल रहा है टर्की में, और काफी सारे जो एक्टिविस्ट है इसको अपोज कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। करंट स्टेट ऑफ मैनेजमेंट, जो स्टेट ऑफ मैनेजमेंट की पॉलिसीज क्या क्या है टर्की में, तो वर्तमान समय में जो स्ट्रे डॉग है उनको पकड़ा जाता है, स्टेरिलाइज किया जाता है और छोड़ दिया जाता है। करंट प्रैक्टिस ये है कि पकड़ लो, स्टेरिलाइज कर दो और छोड़ दो। इनके ईयर टैगिंग भी किया जाता है, यानी कान के एक टैग लगा देते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ इसका स्टेरिलाइजेशन कर दिया है। लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पूरे टर्की में कंसिस्टेंट नहीं है, कहीं पे ये प्रैक्टिस है कहीं पर नहीं है। तो इस तरीके का मैनेजमेंट की जो है किया जाता है करंटली। लेकिन इनको यूथेनेसिया या एक तरीके से मारा जाने का प्लान किया जा रहा है। इसके फेवर में आर्गुमेंट किया है, तो पब्लिक सेफ्टी यानी लोगों की सुरक्षा, पब्लिक हेल्थ और डेवलपमेंट। पब्लिक सेफ्टी का मतलब यह है कि स्ट्रे डॉग जो है कई बार लोगों को काट जाते हैं, पहला चीज। दूसरा, पब्लिक हेल्थ का मतलब कई बार डॉग से कई सारी बीमारियां फैल जाती है, जैसे जो है रेबीज की बीमारी फैल जाती है कुत्तों के काटने से, और डेवलपमेंट में ये बाधक बनते हैं। तो इस ग्राउंड पर लोग कह रहे हैं कि इनको मास क्यूलिंग कर दो। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, तो डॉग्स का हमेशा कल्चरल सिग्निफिकेंस रहा है, इंक्लूडिंग टर्की। वहां पर भी डॉग्स को हमेशा साथ में रख के चला है इंसान, तो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, एथिकल कंसर्न है। आप एक जीव को 4 मिलियन यानी 40 लाख डॉग्स को आप कैसे मार सकते हो, तो वो एक एथिकल कंसर्न है। पब्लिक ओपिनियन क्या है कि 80% लोग चाहते हैं कि डॉग को स्ट्रीट से रिमूव कर दो, लेकिन सिर्फ 30% लोग चाहते हैं कि उनको क्यूलिंग किया जाए, उनको मार दिया जाए। बाकी 97% लोग चाहते हैं कि डॉग्स को नहीं मारा जाए, सर्वे में पता चला है। तो ये एक ट्रॉमा रहेगा हमेशा से, तो इसकी डिबेट चल रही है टर्की में। टॉपिक नंबर 5, आसाम्स रिकरिंग फ्लड क्राइसिस। आसाम में लगातार बाढ़ आ रही है और बाढ़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। मोर देन 60 लोगों की डेथ हो गई है असम में। बड़ी बड़ी रिवर जो है फ्लो होती है। हिमालयन रिवर की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड माइटिएस्ट रिवर जो है आसाम से फ्लो करती है। और हर साल जो है ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है, इस बार भी बाढ़ आ रही है वहां पर। इस मानसून सीजन में काफी ज्यादा बारिश हो रही है, तो वो एक रीजन है। आसाम फेसेस सीवियर रिकरिंग फ्लड कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फ्लड आ रही है, 60 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है, डिस्प्लेसमेंट, गांव खाली हो गए हैं। तो ये एक टॉपिक जो है न्यूज में चल रहा है। ज्योग्राफिकल जो फैक्टर क्यों है, अब आसाम में बाढ़ क्यों आती है, अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे और आसाम एज ए स्टेट को देखोगे, तो आप ये पाओगे कि एक तो इसका जो लोकेशन है ऐसा है कि हिमालयन रिवर जो है असम से होके जाती है। 120 रिवर्स, 120 नदियां हैं, छोटी और बड़ी सब मिला के वो असम से होके जाती है। इसमें से बहुत बड़ी बड़ी रिवर है। अगर ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र, दिहांग, दिबांग, लोहित, धनसरी, ये काफी सारी ट्राइब्यूटरी और छोटी छोटी रिवुलेट्स जो होती है वो ब्रह्मपुत्र से होकर जाती है। तो बहुत सारी रिवर्स जाती है एक तो। दूसरा, क्योंकि ये सारी रिवर पहाड़ियों से आती है और पहाड़ियों पर नदियों में जो पानी आता है वो ग्लेशियर से आता है। तो ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं तो उनसे पानी आता है, तो साल भर इन नदियों में पानी रहता है। और ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है अभी, उससे क्या हो रहा है कि ग्लेशियर की मेल्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो पानी की क्वांटिटी बढ़ गई है।
दूसरा रीजन तो ये है। तीसरा रीजन ये है कि अभी मानसून सीजन चल रहा है, तो ग्लेशियर से पानी तो आ ही रहा है, दूसरा एक्स्ट्रा पानी आकाश में से नीचे गिर रहा है, तो उसमें रिवर में वाटर क्वांटिटी और ज्यादा बढ़ गई। तो 3 कारण। चौथा कारण है कि आसाम का लोकेशन अगर आप देखोगे तो इसका लोकेशन है वो बाउल शेप लोकेशन है। बाउल शेप का मतलब ये है कि एक तरीके से सारा का सारा पानी आके एक जगह नीचे इकट्ठा हो जाएगा लोअर असम में, तो ऊपर से सारा पानी आएगा और नीचे इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा, इसकी वजह से फ्लडिंग आती है लोअर असम में। तो रिवर नेटवर्क 120 हिमालयन रिवर आती है और बाउल शेप टोपोग्राफी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से इसका टोपोग्राफी है। तो सारा पानी यहाँ इकट्ठा होना ही होना है और फ्लड आनी ही आनी है, तो हर साल फ्लड आती है। एनवायरमेंट क्लाइमेटिक फैक्टर भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रेनफॉल की इंटेंसिटी बढ़ गई है, यानी कि इस साल जो है ला नीनो के प्रेडिक्शन है, जब भी ला नीनो आता है तो रेनफॉल की क्वांटिटी बढ़ जाती है इंडिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो ज्यादा बारिश हो रही है एवरेज से। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो उससे एक्स्ट्रा पानी आ रहा है। और तीसरा है डीफॉरेस्टेशन, जब भी ज्यादा पेड़ होंगे तो पेड़ जो है उससे फ्लडिंग के इफेक्ट को रिड्यूस करेंगे, लेकिन काफी डीफॉरेस्टेशन हो रहा है असम में। तो ये 3-4 फैक्टर है जिसकी वजह से फ्लड की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। हिस्टोरिकल फ्लड कंट्रोल अप्रोच, तो असम में फ्लड कंट्रोल को लेके अभी तक क्या क्या काम हुए हैं। अगर 1960s और 70s की बात की जाए तो फ्लड मैनेजमेंट के लिए एम्बार्कमेंट, जिसको हम बांध कह सकते हैं, डैम कह सकते हैं, तो वो अप्रोच अडॉप्ट की है। लेकिन इस अडॉप्ट की कई सारी लिमिटेशन है कि जैसे असम में ये अप्रोच की गई बट लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइड्रोलॉजिकल, तो असम के रिवर बेसिन की जो हाइड्रोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है उसके बिना या उसकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के साथ में ये बांध बनाने की अप्रोच अडॉप्ट की, तो फुल प्रूफ नहीं है ये। उसके बाद में 80 से 2000 के दशक में इस अप्रोच को कंटिन्यू किया गया। 2010 और उसके बाद में जो है इस बात की जो है इस बात को महसूस किया जा रहा है कि हमें और कॉम्प्रिहेंसिव और नेचर बेस्ड अप्रोच की जरूरत है। एम्बार्कमेंट अप्रोच जो है फुल प्रूफ नहीं है, इसकी कई सारी कमियां हैं और ये फ्लड को रोकने में सक्सेसफुल नहीं रही है। लिमिटेशन जो है करंट जो अप्रोच की है वो आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एम्बार्कमेंट है, जो डैम है या बांध है, वो बहुत पुराने हो गए हैं। इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन हो गया है, क्यों? क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, पेड़ हमने काट दिए हैं, तो और बारिश ज्यादा हो रही है। वार्निंग सिस्टम भी एडिक्वेट नहीं है फ्लड की वार्निंग का। तो क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन क्या है? तो प्रपोज सॉल्यूशन क्या है? रिवर बेसिन मैनेजमेंट। हमेशा अगर फ्लड का कंट्रोल करना है तो हमें रिवर के बेसिन का मैनेजमेंट करना होगा। रिवर बेसिन का मतलब क्या है? किसी एक नदी में जहां से भी पानी आ रहा है, सपोज ये एक रिवर है और इस रिवर में यहाँ सब जगह से पानी आ रहा है, तो बेटर तरीका ये नहीं है कि हमें इस रिवर के वाटर को मैनेज करना है, नहीं, हमें पूरे बेसिन को, यानी कि जहां से भी नदी में पानी आ रहा है उन सारे एरिया को जो है साथ में लेके मैनेज करना है। अगर हिमालयन रिवर में हिमालय से पानी आ रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक बेसिन को मैनेज करना होगा और ट्राइब्यूटरीज को मैनेज करना होगा। तो रिवर बेसिन मैनेजमेंट अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव अप्रोच है। दूसरा, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। प्रकृति ने फ्लड को कंट्रोल करने के बहुत सारे समाधान दिए हैं, जैसे पेड़ लगाओ, एफोरेस्टेशन करो। दूसरा, वेटलैंड को रिस्टोर करो, वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि, उसको रिस्टोर करो। फॉरेस्टेशन को प्रमोट करो और फ्लड रिटेंशन एरिया, तो नेचुरल सॉल्यूशन को प्रमोट करना पड़ेगा। फोरकास्टिंग को एडवांस करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब भी फ्लड आती है जान माल का तुरंत नुकसान होता है, तो अर्ली वार्निंग जो है लोगों को मिल जाए, ठीक है, और अलर्ट का सिस्टम हमारा इफेक्टिव होए तो हम जो है फ्लड के इफेक्ट को रोक सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रेजिलियंट होना चाहिए, यानी कि अगर बाढ़ से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है तो हमारा इंफ्रा ऐसा होना चाहिए जो बाढ़ के प्रभाव को झेल सके। तो ये सारे सॉल्यूशन हैं फ्लड के कंट्रोल करने के। इंडिजिनस नॉलेज को भी यूज कर सकते हैं, जैसे आर्किटेक्ट या घर ऐसे बनाओ जो फ्लड रेजिस्टेंट हो, तो स्टिल्ट हाउसेस बना सकते हैं जो फ्लड के इफेक्ट को झेल सके। इसके अलावा एग्रीकल्चर ऐसी करो जिसमें इंडिजिनस फ्लड
टॉलरेंट वेराइटी, यानी ऐसी क्रॉप ग्रो करो जो फ्लड को टॉलरेट कर जाए, और लोकल डिजास्टर रेस्पॉन्स का भी सहायता ले सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है जोरावर। जोरावर है इंडियाज इंडिजिनस लाइट टैंक, भारत का स्वदेश निर्मित एक लाइट टैंक है जिसका नाम है जोरावर। सो इंडिया अनवेल जोरावर, इट्स इंडिजिनस लाइट टैंक। इस टैंक को डेवलप किया है डीआरडीओ और एलएनटी, यानी लार्सन एंड टूब्रो कंपनी का नाम सुना होगा। तो डीआरडीओ और एलएनटी ने दोनों ने डेवलप किया है, और इंडिजिनस यानी स्वदेशी तकनीकी से बनाया हुआ एक लाइट टैंक है, जोरावर नाम है इसका। ये इसका प्रोटोटाइप जो है अभी रेडी है, फुल प्रूफ अभी इसको तैयार नहीं किया गया है, अभी प्रोडक्शन में ये नहीं गया है। जोरावर के की फीचर क्या है? इसका जो वजन है वो 27 टन है मैक्सिमम, वर्सेटाइल है, मोबिलिटी और अडाप्टेबिलिटी, ये इसकी की फीचर्स है। इसको और फर्दर हम एक्सप्लोर करते हैं। ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, तो कितने एल्टीट्यूड यानी ये 15,000 फीट की ऊंचाई पर जो है ऑपरेट कर सकता है, तो ये माउंटेन एरिया में ये काम कर सकता है। वेदर, तो ये सारे वेदर चाहे गर्मी हो या सर्दी हो हर मौसम में काम करेगा। और मिनिमम लॉजिस्टिक सपोर्ट, यानी अगर इसको ऑपरेट करना है तो बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो हाई एल्टीट्यूड पर काम करने वाला हमारा इंडिजिनस लाइट व्हीकल जो है उसका नाम है जोरावर, और ये इसको डीआरडीओ ने बनाया है। अगर चाइनीज काउंटर पार्ट से कंपेयर किया जाए तो जोरावर के जैसा चाइना के पास में है ZTQ15 टाइप 15। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो वेट जो है 25 टन है हमारे जोरावर का, चाइनीज का 33 टन है, तो इसको कैरी करना मुश्किल है क्योंकि इसमें वजन ज्यादा है। मेन गन जो है 105 NM है, और यहाँ पर भी 105 mm जो है दोनों में बराबर है। इंजन की पावर है हमारा 1400 हॉर्स पावर है, और ये है 1000 हॉर्स पावर, तो यहाँ पर हम बेटर हैं चाइना से। ऑपरेशनल एल्टीट्यूड जो है 15,000 फीट की हाइट पर हम काम कर सकते हैं, ये 13,000, तो यहाँ पर भी हम लोग बेटर हैं। तो इंजन की पावर और ऑपरेशनल जितने हाइट पर हमारा जोरावर काम कर सकता है, इन दोनों पैरामीटर पे हम चाइना से बेटर पोजीशन में है। हेपेटाइटिस ए ग्लोबल हेल्थ कंसर्न, तो हेपेटाइटिस पर रिसेंटली ये न्यूज़ में भी है, ये साइंस सेक्शन में आर्टिकल में भी इसका मेंशन किया गया था, और एक और इस पर न्यूज़ आई थी कि हेपेटाइटिस के बारे में भारत में जानकारी या अवेयरनेस बहुत कम है, तो इसकी वजह से इसका खतरा और भी बढ़ जाता है। तो हेपेटाइटिस क्या होता है? बेसिकली हेपेटाइटिस जो है लीवर का इन्फ्लेमेशन है, यानी कि जो लीवर है उसमें फूल जाता है। क्यों फूल जाता है, उसका कारण क्या क्या है उसको देखते हैं। तो हेपेटाइटिस क्या है? लीवर का फूल जाना है या सूज जाना है, इन्फ्लेमेशन। रिसेंट स्टडी बताते हैं कि इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर कैसे पता चलता? ये क्रॉनिक भी हो सकता है और एक्यूट हो सकता है, 6 महीने तक ये रह सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? जॉन्डिस हो जाता है, फीवर, फैटिग और पेट में दर्द, ये इसके सिम्टम्स है। कई सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी हो जाते हैं। कॉजेज क्या है? वायरस की वजह से हो सकता है, कुछ अन्य वायरस हो सकते हैं, लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, और कुछ मेडिकल कंडीशंस। तो मेनली ये होगा वायरस की वजह से। वायरस कौन कौन से? तो हेपेटाइटिस A B C D E कई प्रकार का होता है, और ये सारे वायरस जो है अलग अलग हेपेटाइटिस फैलाते हैं। कई सारे अदर वायरस भी है, जैसे वेरिसेला वायरस और SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस का जो वायरस है, इससे भी हेपेटाइटिस हो सकता है, लीवर का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। कई सारे लाइफस्टाइल फैक्टर है, जैसे ड्रग और अल्कोहल का मिस यूज करे। अगर मान लिया कोई बहुत ज्यादा ही अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है या ड्रग को कंज्यूम कर रहा है, उससे भी लीवर जो है का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। मेडिकल कंडीशन जैसे फैटी लीवर और ऑटो इम्यून डिजीज, फैटी लीवर और ऑटो इम्यून डिजीज, ये बीमारी वाले लोगों को भी जो है हेपेटाइटिस हो सकता है। हेपेटाइटिस ए की अगर बात की जाए तो इसका जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है? तो ये कंटेमिनेटेड फूड, वाटर और डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है, यानी कि दूषित भोजन हो, दूषित पानी हो, और डायरेक्ट कांटेक्ट अगर ऐसे पर्सन से हो रखा हो तो उससे फैल सकता है। सीवियरिटी क्या है? माइल्ड टू सीवियर हो सकता है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। रिकवरी कैसे होंगे? ज्यादातर लोग जो है इससे रिकवर हो जाते हैं। अगर हेपेटाइटिस बी की बात की जाए तो ट्रांसमिशन कैसे होगा? अगर मदर को हेपेटाइटिस बी है
तो बच्चे को हो सकता है। चाइल्डहुड कॉन्टेक्ट से हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है, जैसे HIV होता है वैसे ही ये ट्रांसमिट हो सकता है, और इंजेक्शन अनसेफ हो जिसमें हेपेटाइटिस बी का वायरस हो उससे भी ये फैल सकता है। डिजीज का जो है एक्यूट और क्रोनिक हो सकती है। प्रिवेंशन क्या है, इसकी वैक्सीन जो है HBV के एक्सपोजर से पहले अगर ये वैक्सीन दी जाए तो इसके प्रभाव को भी रोका जा सकता है। तो इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, सी, डी और हेपेटाइटिस सी, डी, ई भी आप पढ़ सकते हैं, बट मेनली हेपेटाइटिस ए और बी जो है हमारे लिए रिलेवेंट है। तो आज के टॉपिक के आज के सारे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने कवर किए हैं न्यूज़पेपर के। थैंक यू वेरी मच।